अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। पहले 6 लेक्चर्स में आपने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया। लेक्चर नंबर 7 से हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज कौन कौन से हैं, मतलब सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स या एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि आज हमारे लेक्चर्स के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। दूसरे नंबर पे व्हाट आर कीवर्ड्स, और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे डिफाइन कांस्टेंट एंड इट्स टाइप्स, कि कांस्टेंट क्या होते हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफायर से। व्हाट इज़ आइडेंटिफायर? देखिए, आइडेंटिफायर का जो लफ्ज़ी मतलब है, उसका मतलब है शनाख्त करने वाला। जैसे कि आपका नाम है जो, वो आपका आइडेंटिफायर है, क्योंकि आपके नाम से ही आपकी शनाख्त होती है, आपके नाम से ही आपको बुलाया जाता है। इसी तरह से सी लैंग्वेज में हम जब डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी हमने कोई ना कोई नाम देना होता है, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम उसको जब भी हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करें तो उसको उसके नाम के साथ इस्तेमाल किया जा सके। तो वो जो उसका नाम है वो उसका आइडेंटिफायर होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। एन आइडेंटिफायर इज़ द नेम गिवन टू द वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शंस और लेबल्स इन द प्रोग्राम। वो कहता है कि प्रोग्राम में हम डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं और लेबल्स इस्तेमाल करते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें उन्हें कोई ना कोई नाम भी देना होता है, ताकि उनको उनके नाम के साथ इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा पॉइंट है, अ गुड आइडेंटिफायर शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। वो कहता है कि एक अच्छा आइडेंटिफायर जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब उसके नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि उसका काम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर आपने मार्क्स सेव करवाने हैं, तो बजाय इसके कि उस वेरिएबल का नाम ABC रखा जाए, उसका नाम मार्क्स ही रख लिया जाए, ताकि हमें उसके नाम से ही पता लग जाए कि इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है। देखिए, अगर किसी वेरिएबल का नाम मार्क्स होगा तो हमें देखते ही पता लग जाएगा, कि उसका नाम सुनते ही पता लग जाएगा कि इस मार्क्स वेरिएबल में कोई भी मार्क्स पड़े हुए हैं। या अगर हमने किसी स्टूडेंट की एज सेव करवानी है तो उसके लिए हम जो वेरिएबल लें उसका नाम एज ही रख लें, ताकि हमें देखते ही पता लग जाए कि इस एज वेरिएबल में किसी की एज सेव है। तो इसलिए वो कहता है कि एक अच्छा आइडेंटिफायर जो है वो शॉर्ट होना चाहिए लेकिन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ये शॉर्ट का मतलब ये है कि छोटा सा नाम रखना चाहिए, ये नहीं कि आप उसका नाम बहुत बड़ा रख दें। छोटा होना चाहिए लेकिन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में देखते हैं, एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। सी लैंग्वेज में आपको जो आइडेंटिफायर के लिए 31 कैरेक्टर्स अलाउ किए गए हैं। इफ़ द नेम ऑफ आइडेंटिफायर इज़ लॉन्गर दैन 31 कैरेक्टर्स, द फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स विल बी यूज्ड, द रिमेनिंग कैरेक्टर्स विल बी इग्नोर्ड बाय सी कंपाइलर। वो कहता है कि आपने जब किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट का कोई नाम रखना है, कोई आइडेंटिफायर चूज़ करना है, तो आपने 31 कैरेक्टर्स मैक्सिमम आपको अलाउ किए गए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा लेंथ का जो नाम है वो आप नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो पहले 31 कैरेक्टर्स ही यूज़ किए जाएंगे, बाकी 31 से नेक्स्ट जो भी कैरेक्टर्स हैं 32, 33, वो सी कंपाइलर जो है इग्नोर कर देता है। 31 कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। आप 31 कैरेक्टर्स में कोई भी नाम, अच्छा सा कोई नाम डिसाइड कर सकते हैं। तो 31 कैरेक्टर्स ही आपने यूज़ करने हैं किसी भी आइडेंटिफायर को रखने के लिए। ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, कि जब आप आइडेंटिफायर चूज़ कर रहे हैं या किसी भी वेरिएबल का या कोई भी कांस्टेंट है उसका नाम रख रहे हैं, तो आपने कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए उनका नाम रखना है। पहला रूल जो है, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। वो कहता है कि जो पहला कैरेक्टर है वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, मतलब ABC, या फिर अंडरस्कोर, एक सिंबल है अंडरस्कोर, या ये होना चाहिए। मतलब इन दो चीज़ों की इजाज़त दी गई है कि पहला कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। 1, 2, 3 यानी कि नंबर्स आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ फर्स्ट कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट देखें, द आइडेंटिफायर नेम
मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स। अब यहाँ पर उसने बात किया कि ओवरऑल आप कौन कौन से कैरेक्टर्स या सिंबल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं नाम के अंदर, आइडेंटिफायर के नाम के अंदर। तो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स मतलब ABC भी यूज़ की जा सकती है, डिजिट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, नंबर्स यानी कि यूज़ किए जा सकते हैं, और अंडरस्कोर्स यूज़ किए जा सकते हैं। यानी कि अंडरस्कोर वही सिंबल जो मैंने आपको अभी बताया कि अंडरस्कोर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप आइडेंटिफायर के नाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले रूल के मुताबिक जो डिजिट्स हैं या जो नंबर्स हैं उनको आप पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते, दरमियान में किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो रूल है वो है द रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। ऐसे अल्फाज जो पहले से रिज़र्व हो चुके हैं उनको आप आइडेंटिफायर के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स का मतलब है कीवर्ड्स, जैसे कि आप पहले भी सुन चुके हैं। कीवर्ड्स मतलब ऐसे अल्फाज जो पहले से मुख्तस हो चुके हैं, रिज़र्व हो चुके हैं, उनको आप अपने किसी भी वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन आइडेंटिफायर के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड आपने पढ़ा इंक्लूड। अब इंक्लूड जो है उसका काम और उसका नाम पहले से फ़िक्स हो चुका है, इसको आप दोबारा से किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंक्लूड का मकसद सिर्फ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना ही है। इसी तरह से मेन एक फंक्शन का नाम है MAIN, इस फंक्शन को भी, इस नाम को भी आप दोबारा से किसी दूसरे फंक्शन या किसी भी वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स कौन कौन सी हैं। 2 तरह के आइडेंटिफायर्स हैं, एक है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और एक है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। देखते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कौन से आइडेंटिफायर्स होते हैं। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग इन C इज़ नॉन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। वो कहता है कि ऐसे आइडेंटिफायर्स जिनका C लैंग्वेज के अंदर कोई ख़ास मतलब है, मतलब पहले से फ़िक्स कर दिए गए हैं, उनका जो मतलब है, उनका जो नाम है या उनका जो काम है, दोनों चीज़ें पहले से ही फ़िक्स कर दी गई हैं C लैंग्वेज बनाने वाले की तरफ से। ऐसे आइडेंटिफायर्स को स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। C कैन नॉट यूज़ अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस इफ़ इट इज़ रीडिफाइंड। वैसे तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स को रीडिफाइन नहीं किया जा सकता, मतलब उनको जो काम दे दिया गया है हम उनको कोई भी नया काम असाइन नहीं कर सकते। जैसे कि नीचे आप एग्जांपल्स देखें, printf एंड scanf, ये 2 आइडेंटिफायर्स उसने लिखे हैं, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। अब printf ये एक आइडेंटिफायर है और एक फंक्शन है जिसका काम सिर्फ यही है कि वो किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। हम इसके काम को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। और इसका नाम जो है printf, इस printf को भी हम चेंज नहीं कर सकते, इसका नाम यही रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे आइडेंटिफायर्स को स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। अब ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जो प्रोग्रामर खुद अपनी मर्ज़ी से ले सकता है। बहुत से आइडेंटिफायर्स ऐसे हैं जो हम खुद अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम रख दिया A, एक वेरिएबल लिया उसका नाम रख दिया B, तो इसका मतलब आप अपनी मर्ज़ी से उसका नाम रख रहे हैं। A नाम रखा, B नाम रखा, कोई वेरिएबल लिया उसका नाम रख दिया मार्क्स, कोई वेरिएबल लिया उसका नाम रख दिया एज। तो ये सारे नाम आप खुद अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं वेरिएबल्स के, ये नाम पहले से चूज़ नहीं किए गए हैं, ये हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऐसे आइडेंटिफायर जो होते हैं उन्हें यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर किया जाता है, क्योंकि उन्हें यूज़र ने डिफ़ाइन किया है, प्रोग्रामर ने डिफ़ाइन किया है। अब इनको डिफ़ाइन करने का मकसद क्या होता है, फर्स्ट लाइन में ही आप देखें, अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन इज़ नॉन एज यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हम जब वेरिएबल्स का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट में, तो फिर वहाँ पे आपको बात क्लियर हो जाएगी कि मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किस तरह से किया जाता है, क्या मतलब है इसका। फ़िलहाल आपने इतनी बात याद रखनी है कि यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जो प्रोग्रामर खुद डिफ़ाइन करते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर ए, जैसे कि ए है, किसी भी वेरिएबल का नाम आप ए रख सकते हैं, मार्क्स रख सकते हैं, एज रख सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल का या किसी भी कांस्टेंट का कोई नाम रखेंगे
तो आपने उन रूल्स का ख़ास ख्याल रखना है जो अभी हमने इससे पहले पढ़े थे कि 3 रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स के, कि आप जब कोई नाम रखेंगे तो उनको उन रूल्स को फॉलो करना लाजमी है। आइडेंटिफायर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब हमने देखना है व्हाट आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज बाकायदा तौर पे हम इनको पढ़ लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स इज़ अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। देखें कीवर्ड्स, या जैसे अभी हमने एक लफ्ज़ पढ़ा रिज़र्व वर्ड्स, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनका मकसद और जिनका मतलब या उनका नाम पहले से ही डिफ़ाइन किया जा चुका है। सी लैंग्वेज के डेवलपर ने या सी लैंग्वेज को बनाने वाले ने पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया है कि ये जो चीज़ है ये काम करेगी। ऐसे अल्फाज को कीवर्ड्स कहते हैं। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रीडिफाइंड बाय द यूज़र। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, रीडिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि हम कहें कि प्रिंट एफ फंक्शन है, प्रिंट एफ उसका काम है प्रिंट करना, लेकिन हम प्रिंट एफ के ज़रिए कोई और काम लेना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। कीवर्ड्स को लोअर केस में लिखा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इज़ 32। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, जिनमें से कुछ एग्जांपल्स के तौर पर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो, डू, इफ़, वॉइड, वाइल, INT इंट कहते हैं इसे, स्विच, शॉर्ट। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। आपकी बुक में 32 कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। 2-3 एग्जांपल के तौर पर फ़िलहाल आपने याद करने हैं। बाकी कीवर्ड्स जैसे जैसे आप चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे सारे कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएंगे कि उनका क्या काम है और क्या नाम है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कांस्टेंट एंड इट्स टाइप्स। कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं, हमें पता है कि कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कांस्टेंट देखते हैं कि कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट कहते ही ऐसी चीज़ को हैं जो चेंज ना हो सके। तो प्रोग्राम के अंदर जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं उसमें बहुत सी वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं हो सकती, तो ऐसी वैल्यूज़ को कांस्टेंट वैल्यूज़ कहा जाता है। कांस्टेंट वैल्यूज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ न्यूमेरिक कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ करैक्टर कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होते हैं। देखते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कौन से हैं। उसके नाम से ही पता लग रहा है कि न्यूमेरिक कांस्टेंट्स का मतलब है नंबर्स 1 2 3 इस तरह के जितने भी कांस्टेंट्स हैं उन्हें न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब नंबर्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वो कहता है कि न्यूमेरिक कांस्टेंट्स भी 2 तरह के हैं। एक है इंटीजर कांस्टेंट्स और दूसरे हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स क्या हैं? इंटीजर कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज़ विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट, मतलब पॉइंट के बगैर वाली वैल्यूज़, जैसे कि 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, उन्हें कहा जाएगा इंटीजर कांस्टेंट्स विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट का मतलब होता है कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर विदाउट फ्रैक्शन की बात हो रही है। बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ आ सकती हैं। इन्हें हम कहेंगे इंटीजर कांस्टेंट्स। एग्जांपल में आप देख सकते हैं 89, 48 या कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, माइनस लेकिन पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कांस्टेंट्स को इंटीजर कांस्टेंट्स कहते हैं। अब दूसरे पॉइंट में देखें, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर न्यूमेरिक वैल्यूज़, ये भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही हैं विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। वो विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट था, ये विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट है। बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर यूज्ड। अब इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट के साथ। फॉर एग्जांपल 8.9, 40.83, -10.22, -56.77, मतलब ये डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ जो हैं इन्हें फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमने कांस्टेंट्स देखे वो हैं करैक्टर कांस्टेंट्स। करैक्टर्स कहते हैं ABC को, तो इस तरह के कांस्टेंट्स जो हैं वो करैक्टर कांस्टेंट्स हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात है, वो हम अभी पढ़ते हैं। देखें, एनी करैक्टर रिटन विद सिंगल कोटेशन मार्क इज़ नॉन एज करैक्टर कांस्टेंट। ऐसे करैक्टर्स जिनको सिंगल कॉमा के अंदर लिखा जाता है, सी लैंग्वेज में आप किसी भी चीज़ को जब सिंगल कॉमा में लिखेंगे तो कंपाइलर उसको एज अ करैक्टर कांस्टेंट लेगा, उसको करैक्टर कांस्टेंट ही समझेगा।
अब इसमें कौन कौन से हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है उसमें, आप चाहे 1 2 3 लिख दें, चाहे कोई सिंबल लिख दें, लेकिन जब आप उसमें सिंगल कॉमा लगा देंगे उसके इर्द गिर्द, तो वो करैक्टर कांस्टेंट के तौर पे ही यूज़ किया जाएगा। देखें, ऑल अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स कैन बी यूज्ड एज करैक्टर कांस्टेंट। वो कहता है करैक्टर कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो ABC हो, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे वो स्पेशल सिंबल्स हों। स्पेशल सिंबल्स का मतलब डिफरेंट किस्म के सिंबल्स हैं, जैसे कि हैश है, स्टेरिक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई अंडरस्कोर डैश, ये तमाम सिंबल जो हैं इन्हें स्पेशल सिंबल्स ही कहा जाता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो करैक्टर कांस्टेंट हो जाएगी अगर आप उसको सिंगल कॉमा में लिखेंगे। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ करैक्टर कांस्टेंट इज़ 1 करैक्टर। लेकिन एक लेंथ उसकी कितनी है, सिर्फ एक करैक्टर ही आप लिख सकते हैं और उसे करैक्टर कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि आप देखें एग्जांपल के तौर पे ए लिखा, चाहे वो कैपिटल में है चाहे वो स्मॉल में है, सिंगल कॉमा में लिख दिया तो इसका मतलब वो करैक्टर कांस्टेंट है। इस तरह से n है, 9 है, प्लस है और एंड का साइन है, ये तमाम जो है करैक्टर कांस्टेंट्स हैं। अब ये जो 9 है, देखने में तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये 9 जो है ये इंटीजर वैल्यू है, यानी कि जो हमने अभी फर्स्ट टाइप इसकी पढ़ी है न्यूमेरिक कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है। लेकिन जब हम इसको सिंगल कॉमा में लिख देंगे तो फिर ये न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं, फिर ये करैक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। फिर ये 9 जो है इसका मतलब वो वाला 9 नहीं होगा नंबर्स वाला, बल्कि ये करैक्टर कांस्टेंट है और ये एक दूसरी तरह से बिहेव करेगा। वो नेक्स्ट जब हम एग्जांपल्स में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो फिर आपको पता लगेगा कि नंबर अगर 9 को लेते हैं तो 9 किस तरह से बिहेव करता है, और अगर हम 9 को सिंगल कॉमा में लिख देंगे जो कि करैक्टर कांस्टेंट बन जाएगा तो उस सूरत में वो किस तरह से बिहेव करेगा। तीसरी टाइप की तरफ आते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। बिल्कुल सिंपल सा है कि अभी हमने जो करैक्टर कांस्टेंट पढ़ा है उसमें हमने सिर्फ ये देखा कि उसकी लेंथ सिर्फ एक करैक्टर की है, मतलब आप सिंगल कॉमा में सिर्फ एक करैक्टर लिखते हैं, 2 नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते। लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट में देखें, अ कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स रिटन डबल कोटेशन मार्क्स इज नॉन एज स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट। आप इसको सिंपल स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स है, डेफिनेशन में पहली लाइन में आप देखें, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स रिटन डबल कोटेशन। अब आपने कोई भी चीज़, कोई भी लफ्ज़, कोई भी इंग्लिश का वर्ड जो है उसको अगर आपने डबल कोटेशन में लिख दिया है तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। इट में कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। इसमें भी अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं पाकिस्तान लिखा हुआ एक पूरा वर्ड है, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स है। देखें इसमें कितनी कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स हैं, PAKISTAN, 8 करैक्टर्स हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स हो गया और उसको डबल कोटेशन में लिख दिया तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। इस तरह से 1 2 3 3 हमने लिखे नंबर्स और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा। इस तरह से कोई एड्रेस लिखना है, जैसे कि 99 माल रोड लाहौर लिखा हुआ है, ये कोई एड्रेस है, तो ये भी कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट करैक्टर्स हैं, तो ये इसको हमने डबल कोटेशन में लिख दिया। यहाँ पे एक मिस्टेक है, 1 2 3 और 99 माल रोड को सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है, इसको डबल कोटेशन में ही लिखना है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल कोटेशन में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ तक बेटा हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे पूछें, अच्छी तरह से बुक रीडिंग भी किया करें ताकि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकें। जज़ाकल्लाह।